तो हम लोग कहाँ पर थे, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको शेप के बारे में बता रहा था, ठीक है। इलिप्टिकल शेप होता है, ये इक्वेटर होता है, पोल होता है, वैल्यू ऑफ पोल इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ जी एट पोल इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर। कैसे होता है देखिए, ये अर्थ है, मैंने बात की इक्वेटर की और पोल की। ये क्या है अपने पास, इक्वेटर होता है, ये क्या होता है, पोल। मैंने जी एच हाइट की बात की थी, जी 1 माइनस के 2h बाई आर, क्या वैल्यू थी 1 माइनस के 2h बाई आर। मैंने जी डेप्थ की बात की थी, डी डेप्थ में कोई भी पर्सन आता है, जी एट डी इज इक्वल टू में जी 1 माइनस के डी बाई आर, जी एट डेप्थ। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर वैल्यू जी 0 हो जाती है सेंटर पर। ये एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर कोई 10 किलोग्राम का पर्सन है, कोई 50 किलोग्राम का पर्सन है, वो अगर सेंटर पर पहुंच जाता है पृथ्वी में, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द पर्सन। तो वेट ऑफ द पर्सन की बात करता है तो वेट तो क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि वेट का एक्सप्रेशन होता है W इज इक्वल टू में mg। लेकिन मास की बात करेगा, मास विल बी कांस्टेंट, मास में चेंज नहीं होगा। मास मैटर होता है अपने पास, मैटर में कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास, वेट 0 हो जाएगा, यहाँ पर मास क्या रहेगा, कांस्टेंट जी। एक चीज़ देखो, ये मैं अगर इसको यहाँ पर ले जाऊँगा, इसको अगर मैं खोल लूँ यहाँ पर, तो जी एच हाइट, तो जी माइनस के जी इंटू में 2h बाई आर आएगा। तो जी एट डेप्थ की बात करूँगा तो जी माइनस के जी इंटू में डी बाई आर। मैंने क्या किया, जी को अंदर ले गया और मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, ये जो सरफेस वाला जी होता था, इसके अंदर से कुछ वैल्यू सबट्रैक्ट हो रही है। क्या हो रही है, ये कुछ वैल्यू घट रही है, सबट्रैक्ट हो रही है, ये रही। तो इसका मतलब मैं जब सरफेस पर था उस टाइम मेरा जो वेट रहा होगा, मैं ऊपर गया तो भी वेट घटा और नीचे आया तो भी वेट घटा, दोनों केस में वेट क्या हो रहा है, सबट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ से, और ऊपर जाने पर डबल रेट से कम होता है। मैंने आपको बताया था अभी 3200 किलोमीटर पर 0 हो रहा है और नीचे 6400 किलोमीटर पर 0 हो रहा है। तो ऊपर जाने पर डबल रेट से कम होता है। तो सबसे ज़्यादा जी की वैल्यू कहाँ पर होती है, सरफेस पर वैल्यू होती है, जी एस सरफेस पर सबसे ज़्यादा, फिर डेप्थ में, और सबसे कम कहाँ होती है, हाइट पर। इट इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द जी। सबसे ज़्यादा जी की वैल्यू सरफेस पर, फिर जी की वैल्यू डेप्थ में, फिर जी की वैल्यू कहाँ पर होगी, हाइट पर सबसे कम होगी, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछता भी है, जैसे क्वेश्चन आया हुआ था कि कोई पर्सन है, वो 3 किलोमीटर समुद्र में उतर जाता है और 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर चढ़ जाता है, ठीक है। तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो, समुद्र में उतरेगा 3 किलोमीटर ऊपर जाएगा 3 किलोमीटर, तो जी की वैल्यू समुद्र में ज़्यादा रहेगी। क्यों, अगर 3 किलोमीटर ऊपर गया तो नीचे 6 किलोमीटर जाता तो जी की वैल्यू बराबर होती है, डबल रेट से कम होती है, ठीक है, ऊपर। तो देखो, जी एस ग्रेटर देन जी डी और जी आई, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, ये अरेंजमेंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसको आगे पीछे करके ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपसे बना देगा और फिर अपने को पूछ लेगा, ठीक है। हाँ, अब मैंने आपको कहा था कि कोई पर्सन यहाँ पर है, पोल से इक्वेटर की तरफ आता है ऐसे करके, ठीक है। तो वेट क्या होगा, मैंने कहा था जी एट पोल इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर। इसका मतलब वेट पर्सन का यहाँ ज़्यादा रहा होगा और यहाँ पर पर्सन का वेट क्या है, कम। तो कोई पर्सन अगर पोल टू इक्वेटर जाता है, पोल टू इक्वेटर, तो वेट पर्सन का कम होगा, क्योंकि जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। वहीं पर अगर कोई पर्सन इक्वेटर टू पोल जाता है, कहाँ पर जाता है, पोल, इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाना शुरू कर देता है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, जी की वैल्यू बढ़ेगी तो वेट पर्सन का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे और यहाँ से अगर न्यूमेरिकल बनता है तो न्यूमेरिकल को भी हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और दोनों के बीच में शेप के हिसाब से मैंने आपको रिलेशन बता ही दिया है। क्या रिलेशन था अपने पास, जी एट पोल इज इक्वल टू में जी एट इक्वेटर प्लस 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या था, जी एट पोल इज इक्वल टू में जी एट इक्वेटर प्लस 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अब मैं रोटेशन से क्या इफेक्ट होता है, रोटेशन के इफेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है
बस टाइम पीरियड का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। टाइम पीरियड की बात करेंगे, टाइम पीरियड का क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको देखेंगे। देखिए ये अर्थ हो गया, ये क्या है, सेंटर है अर्थ का, ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। यहाँ पर कोई पर्सन यहाँ पर है, ठीक है, तो पृथ्वी की तरफ क्या कर रहा होगा, इसका mg काम कर रहा होगा। टूवर्ड्स द सेंटर क्या कर रहा है, mg काम कर रहा है, इसका वेट काम कर रहा है, ठीक है। अगर ये ऐसे करके घूम रही है, क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया r, और ये ओमेगा स्पीड से पृथ्वी घूम रही होगी। पृथ्वी क्या है, अपने एक्सिस पर ओमेगा की स्पीड से रोटेट कर रही है, अपने एक्सिस पर ओमेगा की स्पीड से घूम रही है। अब जब पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो ऐसे सेंट्रीपिटल इधर क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv²/r। ये एंगल मान लेता हूँ मेरे पास लैम्डा है, ये एंगल क्या हो गया मेरे पास, लैम्डा हो गया। तो ये एंगल क्या हो जाएगा मेरे पास, ये वाला 180 माइनस लैम्डा। तो नेट फोर्स कितना लग रहा होगा मेरे ऊपर, ये मैं खड़ा हुआ हूँ या फिर ये आप खड़े हुए हैं, आपका सेंटर की तरफ तो वेट काम कर रहा होगा। जब पृथ्वी ऐसे घूम रही तो इधर क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। तो आपके ऊपर नेट फोर्स तो इन दोनों का रिजल्टेंट लगेगा, नहीं लगेगा। तो नेट फोर्स आपके ऊपर कितना लगेगा, एफ नेट। तो नेट फोर्स कितना लगेगा, mg का होल स्क्वायर। दोनों वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, a² + b² + 2ab cos थीटा। कैसे निकालते हैं, a² + b² + 2ab cos थीटा का अंडर रूट, ठीक है। तो देखिए mg का स्क्वायर और दूसरा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका स्क्वायर हो गया अपने पास, प्लस 2mg इंटू में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स cos 180 - 5। इसको ध्यान से देखिए, ये नेट रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा है। क्या कर रहा है, नेट रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा है। इसको ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को एक बार। देख लिया, कोई डाउट किसी को। अब देखो अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। ये मेरे पास क्या होता है, F होता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mv²/r। v = r ओमेगा होता है, तो ये r ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, mr ओमेगा स्क्वायर। v = में क्या पुट कर दूंगा मैं, r ओमेगा पुट कर दूंगा, एक r से r कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा। अब इस वैल्यू को उठा के क्या करता हूँ मैं, यहाँ से इसकी जगह पर पुट कर देता हूँ, ठीक है। जब वैल्यू में ये पुट कर दूंगा, यहाँ पर क्या कर दूंगा, ये वैल्यू में जब पुट कर दूंगा तो जो नई g की वैल्यू मेरे पास आएगी वो वैल्यू आएगी g'। वो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, g'। ये अपने पास वेट है, यहाँ पर मान लेते हैं, इधर काम करेगा, तो इसको मैं mg' मान लेता हूँ। नेट रिजल्टेंट ये रहेगा। तो क्या हो गया, ये mg' = में क्या होगा, अंडर रूट में mg का होल स्क्वायर प्लस mr ओमेगा। क्या आएगा, mg का होल स्क्वायर प्लस mr ओमेगा स्क्वायर प्लस 2mg। क्या आ जाएगा, 2mg, और ये f mr ओमेगा का होल स्क्वायर और cos 180 - लैम्डा। क्या आ जाएगा, cos 180 - लैम्डा। इसको सॉल्व करना है। तो सीधी सी बात है, m² जैसे कॉमन आएगा, m तो मैं कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। m क्या कर सकता हूँ, कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हो, या फिर जैसे भी स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ में स्क्वायर हो जाएगा। तो ओवरऑल आप इसको सॉल्व करोगे तो नई g की वैल्यू g' आएगी अपने पास, g माइनस के r ओमेगा स्क्वायर cos 5 माइनस क्या है 180 - थीटा क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मेरे पास क्या आ गई, ये नई g की वैल्यू आ गई। तो रोटेशन का ये इफेक्ट पड़ता है, रोटेशन का ये इफेक्ट पड़ेगा। तो ओमेगा, अब यहाँ पर देखिए जैसे जैसे स्पीड इसकी बढ़ेगी रोटेशन बढ़ेगा, तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी। ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू बढ़ेगी, नेगेटिव वाली वैल्यू बढ़ेगी तो इसमें से कुछ वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, जैसे जैसे पृथ्वी का रोटेशन बढ़ता है ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे g' की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, g में से इसको घटाएंगे। तो पृथ्वी का रोटेशन जैसे जैसे बढ़ेगा पृथ्वी पर आदमी का वेट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा।
पृथ्वी अभी कितनी स्पीड से घूम रही होगी। अगर पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करना शुरू कर दे हाई स्पीड से, किससे, हाई स्पीड, अभी जिस स्पीड से घूम रही है उससे डबल स्पीड से, 3 गुनी स्पीड से, 4 गुनी स्पीड से ऐसे पृथ्वी रोटेट करना शुरू कर देगी, तो मेरा वेट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरा वेट ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू बढ़ रही है, ओमेगा की वैल्यू बढ़ रही है तो नेगेटिव क्वांटिटी बढ़ रही है, और जब ये नेगेटिव क्वांटिटी बढ़ रही है तो जी में से नेगेटिव कुछ, ये जी सरफेस पर वैल्यू होती है 9.8, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है क्या, 9, तो इसमें से वैल्यू घटेगी। तो क्या होगा, जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी, बढ़ेगी, तो अपना जो वेट है, इसको ओमेगा नहीं है, ये क्या हो गया, वेट है, अपना वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट वो जो बनता है यहाँ पर वेटलेसनेस का बनता है। किसका बनता है, वेटलेसनेस का। वेटलेसनेस का कंसेप्ट कैसे बनेगा, देखो मैं इस फॉर्मूले को ऊपर लिख देता हूँ। क्या फॉर्मूला है अपने पास, जी डैश इज इक्वल टू में जी माइनस के आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, बाकी सारी क्वांटिटीज को रफ कर देते हैं, आगे एनालिसिस करते हैं क्या होगा। चलिए, मैं वेटलेसनेस की बात करता हूं। किसकी बात करूंगा, वेटलेसनेस। वेटलेसनेस, यहां पर वेट जीरो, वेट जीरो होने का मतलब क्या है, जी डैश की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जब जी डैश की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो उस केस में तो क्या हो जाएगा, अगर मैं फाई की वैल्यू, एक चीज़ और देखो, अगर मैं फाई की वैल्यू 90 डिग्री ले लेता हूँ, अगर फाई 90 डिग्री है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर, ये वाला एंगल होता है अपने पास फाई, यही तो है। तो फाई 90 डिग्री को होने का मतलब क्या होगा, मैं पोल की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, पोल की बात कर रहा हूँ, और cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, इसका मतलब जी एट पोल हो जाएगा जी माइनस के आर ओमेगा स्क्वायर, केस फर्स्ट। अगर मैं फाई की वैल्यू 0 डिग्री ले लेता हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इक्वेटर की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, इक्वेटर की बात कर रहा हूँ। एक सेकंड, अगर मैंने 90 लिया होगा, cos 90 जीरो, cos 90 तो पूरा टर्म जीरो, पूरा टर्म जीरो, तो मतलब ये हट जाएगा। जी की वैल्यू जो सरफेस पर होती है 9.8 रही, जीरो लूँगा तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो जी एट इक्वेटर क्या हो जाएगा अपने पास, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। इक्वेटर पर क्या हो जाएगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, रिलेशन आ गया अपने पास। तो इक्वेटर पर वैल्यू कम होती है, जी पर वैल्यू क्या होती है, इसमें से कुछ घट रहा है तो वैल्यू क्या होगी मेरे पास, कम होगी। ठीक है, तो ये तो 90 पर था, ये किस पर था, जीरो। वेटलेसनेस की बात करता हूँ मैं। वेटलेसनेस मतलब मैं यहाँ पर हूँ, इक्वेटर पर थीटा जीरो मान लेता हूँ, तो वेटलेसनेस में जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये दोनों वैल्यू लिख लेना एक बार, ठीक है, अभी जो मैंने नीचे थी। तो इसकी बात करेंगे हम लोग जी की, तो यहाँ पर जी इज इक्वल टू में आर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर थीटा क्या ले रखा है, 0 डिग्री। हम लोग इक्वेटर पर बात करते हैं वेटलेसनेस की, कहाँ पर, इक्वेटर। तो यहाँ से देखिए ओमेगा क्या हो जाएगा, जी बाई आर का अंडर रूट। ओमेगा क्या हो जाएगा, जी बाई आर का अंडर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी बाई आर का अंडर रूट हो जाएगा। ये तो एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो वेटलेसनेस अगर करना है, अगर पृथ्वी कितनी स्पीड से घूमे कि मेरा वेट जीरो हो जाए, कि मेरा वेट क्या हो जाए, जीरो। अट्रैक्शन फोर्स जो है पृथ्वी का वो क्या हो जाए, जीरो। पृथ्वी जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है उसको बैलेंस कौन कर दे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इतना ओमेगा होना चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। अगर मैं टाइम पीरियड की एंगुलर वेलोसिटी यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है जी की वैल्यू 9.81 होती है और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है। अगर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ओमेगा आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन मेरे को टाइम चाहिए, क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो टाइम निकालने के लिए देखिए, टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा होगा सबने। टाइम पीरियड यहाँ पर लिखता हूँ मैं, टाइम पीरियड इजिकल टू में होता है 2 पाई ओमेगा, क्योंकि ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी। ठीक है, तो देखो ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो टाइम पीरियड इजिकल टू में 2 पाई, ओमेगा क्या है, अंडर रूट के जी, तो ये हो जाएगा आर बाई जी, उल्टा आर बाई जी हो जाएगा। अब मैं आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर पुट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ 6400, जी की वैल्यू 9.81 पुट कर देता हूँ। ठीक है, दोनों वैल्यू को पुट करके देखेंगे तो जो टाइम आता है मेरे पास लगभग 1.4 आवर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे सभी, कितना आएगा, 1.4 आवर। ये कितना हो गया, जो पृथ्वी का अपने एक्सिस पर घूमने का ओरिजिनल टाइम है 24 घंटे, उसका कितना है, 17 गुना कम है। 17 गुना क्या है, कम है। सबको दिखाई दे रहा है कोने पर, ऐसा तो नहीं किसी को दिखाई नहीं दे रहा हो, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलिए, तो 17 गुना क्या हो गया, इसका कम हो गया। इसका मतलब
जब एंगुलर वेटलेसनेस की बात कर रहा हूं तो टाइम पीरियड पहले से 17 गुना कम हो रहा है। इसका मतलब अभी पृथ्वी जितनी स्पीड से घूम रही है उससे 17 गुनी स्पीड बढ़ा दे पृथ्वी के घूमने की, तो मेरा वेट पृथ्वी के ऊपर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से देखिए 3 क्वेश्चन मैंने सीखे, थ्योरी के भी और न्यूमेरिकल भी। न्यूमेरिकल बनते हैं तो मेरे पास एक्सप्रेशन है, थ्योरी के कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन कई बार एयरफोर्स में नेवी में आया हुआ है, वो क्या पूछता है अपने को, अगर पृथ्वी अपने एक्सिस पर डबल स्पीड से घूमना शुरू कर दे, पृथ्वी का रोटेशन अपने एक्सिस पर बढ़ जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा। बोला जी टाइम पीरियड एक्सिस बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई। अगर पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमना शुरू कर दे तो मेरे वेट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, पृथ्वी हाई स्पीड से घूमना शुरू कर देगी तो वेट क्या हो जाएगा, मेरा कम हो जाएगा। आप अगर पृथ्वी पर खड़े हो तो आपका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पृथ्वी कितनी स्पीड से घूमना शुरू कर दे ताकि इसका वेट कितना हो जाए, 0 हो जाए। कोई भी पर्सन है, मैं हूं, मेरा वेट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो पृथ्वी कितनी स्पीड से घूमना शुरू करेगी, अपनी ओरिजिनल स्पीड से 17 गुना स्पीड से घूमना शुरू कर दे। अगर उसकी अभी भी जितनी स्पीड है उससे 17 गुना स्पीड से ऐसे घूमना शुरू कर दे अपने एक्सिस पर, तो मेरा वेट क्या हो जाएगा, पृथ्वी के ऊपर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन ये अपने पास है। अब नेट इफेक्ट की बात करेंगे। नेट इफेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नेट इफेक्ट होता क्या है, द इफेक्ट ऑफ द शेप एंड रोटेशन बोथ। मैं शेप की भी बात करूंगा और रोटेशन की भी बात करूंगा, दोनों इफेक्ट की बात करूंगा जी के ऊपर। ठीक है, तो देखिए जब मैंने पृथ्वी के शेप की बात की थी, किसकी बात की थी, शेप, मैंने कहा था पृथ्वी का शेप क्या, एलिप्टिकल है ऐसे करके, और ये क्या होता है, इक्वेटर होता है, और ये क्या होता है, पोल होता है। जब मैं शेप की बात करूंगा तो शेप के केस में क्या होता है, जी एट पोल इज इक्वल टू में जी एट इक्वेटर प्लस 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। जब मैं किसकी बात करूंगा, रोटेशन की बात करूंगा, पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमना शुरू कर दे तो जी एट पोल इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास जी एट इक्वेटर, जी एट इक्वेटर, जी एट इक्वेटर प्लस 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रोटेशन के कारण ये इफेक्ट होता है इक्वेटर और पोल पर वैल्यू में, और जो शेप है इलिप्टिकल शेप, इलिप्टिकल शेप के कारण ये अंतर होता है किसमें, पोल और इक्वेटर पर जी की वैल्यू में। मैं दोनों के इफेक्ट को, पृथ्वी घूम भी रही है और अपने एक्सिस पे, और इलिप्टिकल शेप तो परमानेंट है ही, तो दोनों केस की बात करता हूँ तो जो जी एट पोल आएगा नेट वैल्यू वो आएगी मेरे पास, ये नेट वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, जी एट इक्वेटर। अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दूंगा 0.052 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो आ जाएगी पोल पर, क्योंकि ये जो 52 है, एक 0.018 का इफेक्ट और 0.034 का इफेक्ट, ये जो 18 का इफेक्ट आया था ये तो शेप के कारण आया हुआ है, और इतना जो अंतर आया हुआ है ये किसके कारण आया हुआ है, रोटेशन के कारण आया हुआ है। तो इतनी वैल्यू तो रोटेशन के कारण बढ़ जाएगी और इतनी वैल्यू शेप के कारण बढ़ जाएगी। तो नेट वैल्यू पोल पर जी की क्या हो जाएगी, नेट वैल्यू पोल पर हो जाएगी जी की जी पी इज इक्वल टू में जी एट इक्वेटर, बार बार ये हो जाता है, इसको सही कर लो, इक्वेटर, जी एट इक्वेटर प्लस 0.052 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये नेट वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। ये लास्ट वाली क्वांटिटी पूछ लेता है बस अपने को, शेप के कारण कितना बढ़ जाता है या फिर रोटेशन के कारण कितना बढ़ जाता है। शेप और रोटेशन दोनों के कारण कितना, अगर दोनों की वैल्यू पूछ रहा है अपने को तो शेप और रोटेशन दोनों के कारण इतना इंक्रीजमेंट आ जाता है। ठीक है, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट वेटलेसनेस की बात कर ली हमने। ठीक है, तो इसको एक बार देखेंगे ध्यान से, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अभी ध्यान से देखो इसको एक बार। चलिए, सबको क्लियर है, अगले टॉपिक की बात करते हैं। देखिए, जो अपना अगला टॉपिक है वो मास के बारे में है। मास को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है अपने पास इनर्शियल मास, एक होता है ग्रेविटेशनल मास। एक कौन सा होता है, इनर्शियल मास, एक होता है ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास में अंतर क्या होता है ये देखेंगे। पहले तो देखो इनर्शियल मास कैसे निकालते हैं। इनर्शियल मास हमेशा न्यूटन साहब के सेकंड लॉ से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ।
और ये निकालते हम लोग न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। किससे निकालेंगे? न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसकी बात करते हैं हम लोग इनर्शियल मास की। तो इनर्शियल मास की बात करेंगे तो हम F = में एम ए न्यूटन आपका सेकंड लॉ कहता है। तो मास एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, बॉडी के पास एक्सीलरेशन कितना, यहाँ से निकाल लेंगे। इसकी बात करेंगे ग्रेविटेशनल मास की, तो हम कहते हैं जी फोर्स बॉडी के ऊपर कितना होता है पृथ्वी के द्वारा, जी m1 m2/r² होता है। मेरे को तो m2 निकालना है अपना मास या फिर बॉडी का मास, क्या हो जाएगा यहाँ से, तो F/r² g m1। इट इज़ द ग्रेविटेशनल मास। क्या है? ग्रेविटेशनल मास। तो इनर्शियल मास को mi से रिप्रेजेंट कर दूंगा और ग्रेविटेशनल मास को mg से रिप्रेजेंट करूंगा। ये दोनों के अंदर अंतर है, ठीक है। इनर्शियल मास बॉडी की टेंडेंसी को बताता है, मतलब कोई भी बॉडी के अंदर जो चेंज होगा उस चेंज को रोकने की जो टेंडेंसी है बॉडी की, उसके बारे में अपने को बताता है। और ग्रेविटेशनल मास किसके बारे में बताता है? द मास ऑन विच अर्थ इज अप्लाइंग द अट्रैक्शन फोर्स, उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो दोनों के अंदर अंतर याद रखेंगे, बेसिक अंतर तो ये होता है, ठीक है। तो जो अपने पास इनर्शियल मास है, इनर्शियल मास के ऊपर ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस मास के ऊपर। भाई मास तो कंजर्वेटिव कौन सी, मास क्या होता है? मैटर कंटेंट इन द बॉडी। मैंने आपको बताया था ये मास क्या होता है? मैटर होता है। क्या होता है? मैटर कंटेंट इन द बॉडी। तो जी का कोई फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। जी के ऊपर क्या होता है? ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, जितना ज़्यादा मैटर बॉडी में लगाता जाएगा उसके क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रहेगा। तो मैं अगर इनर्शियल मास की बात करूं तो इनर्शियल मास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? क्वांटिटी ऑफ मैटर। जितना मैटर हम लोग यूज करते जाएंगे बॉडी के अंदर, उस क्वांटिटी ऑफ मैटर के क्या रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। इंडिपेंडेंट ऑन द साइज एंड शेप एंड स्टेट। साइज, शेप और स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बॉडी का साइज क्या है, बॉडी का शेप क्या है, बॉडी का साइज हो गया, शेप हो गया, और एक और क्वांटिटी होती है अपने पास साइज, शेप एंड स्टेट। क्या होती है? स्टेट। स्टेट कहने का मतलब क्या है? मेरे पास 5 किलोग्राम का कोई भी ऑब्जेक्ट है। 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है? ये ऑब्जेक्ट, अब मैं इसको पिघला के लिक्विड बना दूं या फिर भाप बना दूं, गैस बना दूं, लेकिन मास तो 5 किलोग्राम भी रहेगा अपने पास। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, तो ये ना तो साइज से डिपेंड करेगा, ना शेप पे डिपेंड करेगा, ना स्टेट पे। क्वांटिटी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। बॉडी का टेम्परेचर कितना ही बढ़ा दो, इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर की क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट। तो ये इनर्शियल मास होता है। तो ये क्वांटिटी अपने को याद रखनी है, जो इनर्शियल मास की ये प्रॉपर्टीज होती हैं। मैटर, जी का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैटर को बोलते हैं हम लोग। क्वांटिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। साइज, शेप, स्टेट का कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर कितना ही बढ़ा दो, घटा दो, देयर विल बी नो चेंज इन द मास ऑफ द बॉडी। बॉडी के मास में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं 2-3 क्वांटिटी आपको बताऊंगा, आपको समझ में आऊगा। मास 2 तरीके का होता है, एक तो इनर्शियल मास, एक ग्रेविटेशनल मास। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहती है अपने को? देखो हमने अभी पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी I या फिर EG इजिकल टू क्या रहेगा अपने पास? GM/r²। दोनों एक्सप्रेशन है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी पीछे मैंने डिस्कस किया था इसी वीडियो के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा अपने पास? EG GM/r² के बराबर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है। चलिए अब अलग अलग बॉडी होती है अपने पास। जैसे मैं एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूँगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूँगा सॉलिड बॉडी की, और एक बात करूँगा किसकी? होलो बॉडी की। ये क्या है? सॉलिड स्फीयर है, और ये क्या है मेरे पास? होलो स्फीयर है, ठीक है। मैं बाहर की बात करूँगा, इसका रेडियस क्या है मेरे पास? R है। इसका रेडियस क्या है? R मान लेता हूँ। ये रेडियस कैपिटल R हो गया, ये रेडियस कैपिटल R। ये क्या है? स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर। मैं सॉलिड स्फीयर के बाहर बात करूँगा,
कहाँ पर, बाहर, तो डिस्टेंस को स्मॉल आर मान लो। अगर सरफेस पर बात करूँगा तो ये आर है ही है, अंदर बात करूँगा तो भी स्मॉल आर मान लूँगा, ठीक है। मैं बाहर बात करूँगा तो डिस्टेंस को स्मॉल आर मान लूँगा, यहाँ पर कैपिटल आर है ये, अंदर बात करूँगा तो क्या मान लूँगा, स्मॉल आर मान लूँगा, ठीक है। तो पहले केस की बात करते हैं, बाहर की बात करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आउट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास Gm/r²। क्या हो जाएगा, Gm/r²। मैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सरफेस की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, सरफेस पर, ये हो जाएगा Gm/r²। क्या हो जाएगा, Gm/r। यहाँ पर देखो स्मॉल आर है, इस केस में क्या है, r इज ग्रेटर देन r, इस केस में क्या है, r बराबर में r के। दोनों केस क्लियर हैं तुमको, ठीक है। इस केस में r बड़ा है और इस केस में r क्या है, बराबर है, ठीक है। अब मैं अंदर की बात करूंगा, यहाँ पर जब मैं अंदर की बात करूंगा तो इनसाइड की बात करूंगा तो ये Gm/, कैपिटल R क्यू हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल r। यहाँ पर r क्या है, वेरी लेस देन r की वैल्यू क्या है, छोटी। इन तीनों वैल्यूज को ध्यान से देखिए, फिर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ। देख लिया सबने, तो देखिए मैं आउटसाइड की बात करूंगा तो यहाँ पर r बड़ा है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। सरफेस की बात करूंगा यहाँ पर, सरफेस पर तो कैपिटल R ये हो जाएगा। इनसाइड की बात करूंगा तो ये हो जाएगा स्मॉल r मल्टीप्लाई में कैपिटल R का R क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई सा भी एक्सप्रेशन आपको पूछ सकता है कि सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दो। और अब मैं होलो स्फीयर की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, होलो स्फीयर की बात करूंगा। होलो स्फीयर में क्या होगा, देखिए अगर मैं आउट की बात करूंगा, आई यही अपने पास Gm/r², आउट की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास Gm/r²। तो इस केस में क्या है, r इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ स्फीयर। अगर मैं सरफेस की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, सरफेस की बात करूंगा तो सरफेस पर क्या हो जाएगा, Gm/r², क्योंकि r बराबर है r के। अगर मैं इनसाइड की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, इनसाइड द सेल, क्या हो जाएगा, 0। इस केस में r इज लेस देन r है। अगर इसके बाद, क्योंकि इनसाइड जब बताऊंगा होलो है, होलो के इनसाइड में जाऊंगा तो मास तो मेरे को मिलेगा ही नहीं। जब इनसाइड में मास मिलेगा नहीं तो फील्ड की बात ही नहीं बनती है, किसकी, इंटेंसिटी की और फील्ड की तो बात ही नहीं करेंगे जब इनसाइड में मास अपने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इनसाइड में 0 हो जाएगा। सरफेस पर देखो, आउटर में दोनों का लगभग सेम है, सरफेस दोनों को, सिर्फ ये लास्ट वाली वैल्यू अपने को याद रखनी है, वेरिएशन कहाँ पर बन रहा है, इस लास्ट वाली वैल्यू में वेरिएशन बन रहा है बस, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन भी कहाँ से बनता है, इस लास्ट वाले कंटेंट से बनता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको वोल्टेज की बात और करूँगा, किसकी बात करूँगा, वोल्टेज की बात और करूँगा। इसको ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्या बात करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आपको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, याद रखेंगे, पोटेंशियल, या फिर आप क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी आज यहीं तक रहने देते हैं।